हेलो बच्चों, क्लास 12 भौतिक विज्ञान के आपके चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत। विदित है आपको चैप्टर नंबर 5 और रनिंग है। आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 6। इस चैप्टर का हम छठे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया था और हमने ये सीखा था कि चालकों का ताप बढ़ाए जाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और इसका विपरीत सोचें कि यदि ताप घटाया जाए तो क्या होगा। तो ताप घटाया जाए तो प्रतिरोधकता घटेगी। अब क्या ताप घटाकर इतना कम करें कि प्रतिरोधकता शून्य हो जाए, ऐसा संभव है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो क्या ताप घटाकर हम इस लेवल पर ताप को ला सकते हैं कि उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाए? अगर ऐसा हो जाए तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोधक जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो स्रोत जो धारा को ले जाने में बाधा अनुभव करता है उसकी ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में या अन्य ऊर्जा में रूपांतरित होती है, वो नहीं होगा। तो हम विद्युत ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन एक जगह होता है, भारत में कुछ गिने चुने जगहों पर विद्युत का उत्पादन होता है और हर घर में विद्युत पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? तारों के माध्यम से, चालक तारों के माध्यम से, और उन तारों का प्रतिरोध, और उन प्रतिरोध के कारण ऊर्जा व्यय, लगभग 60% से ज्यादा ऊर्जा केवल संचरण में व्यय हो जाती है। अब सोचें यदि प्रतिरोधकता शून्य हो यानी चालक का प्रतिरोध ना हो तो ये ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। ऐसा एक कंसेप्ट विचार किया वैज्ञानिकों ने और कॉमरलिन ऑनेस्ट ने पाया कि पारे को जब 4.2 केल्विन तक, केल्विन में बोल रहा हूं, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए आपको -273.15 करना पड़ेगा। 4.2 केल्विन पर पारे को उन्होंने पाया कि इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है या शून्य होती है, ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है, अतिचालक। अतिचालक, चालक के आगे अति, कंडक्टर के आगे सुपर, सुपर कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जो एक निश्चित ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को शून्य कर लेते हैं अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थों के इस गुण को हम अतिचालकता कहते हैं। मैंने बताया आपको वैज्ञानिक डच भौतिक शास्त्री कॉमरलिन ऑनेस्ट 1911 में उन्होंने ये प्रेक्षित किया कि जब पारे को 4.2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, लगभग -269 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ठंडा किया जाता है, तो पारे की जो प्रतिरोधकता है वो शून्य हो जाती है, यानी उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। लेकिन ये होता जो है 4.2 केल्विन यानी अति न्यून ताप पर होता है। उच्च तापों पर अभी तक ये प्रेक्षित नहीं किया गया। सामान्यतया 0.1 केल्विन से लेकर 10 केल्विन के मध्य पदार्थ अतिचालकता के गुण को दर्शाते हैं, उच्च ताप पर नहीं दर्शाते। हाँ, कुछ 90 केल्विन तक अतिचालक पदार्थ पाए गए, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस रिसर्च में हैं कि उच्च ताप या कक्ष ताप, जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर होता है 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उससे तो लगभग 300 केल्विन अधिक पर ऐसी घटना हम दर्शा सकें, तो ये फिर एक विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति हुई।
तो अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो न्यून ताप पर या एक निश्चित ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को शून्य कर लेते हैं, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ के इस गुण को हम अतिचालकता कहते हैं। लिखते हैं बच्चों, कुछ पदार्थ कुछ चालक यानी धातुएं, चलो चालक या मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं एक निश्चित ताप पर अपनी प्रतिरोधकता शून्य कर लेती हैं या शून्य हो जाती है, प्रतिरोधकता शून्य कर लेती है। ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा यह गुण अतिचालकता कहलाता है, अतिचालकता कहलाता है। तथा जिस ताप पर यह गुण प्राप्त होता है, गुण बच्चों प्राप्त होता है, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। 1911 जरूरी नहीं, कॉमरलैंड ऑनेस्ट ने क्या पाया, ने पाया कि पारा धातु है 4.2 केल्विन पर अतिचालकता दर्शाता है। यानी ये जो 4.2 केल्विन है, ये पारे के लिए जो है क्रांतिक ताप अतिचालकता का गुण दर्शाता है। सामान्यतया पदार्थ 0.1 केल्विन से 10 केल्विन तक तथा कुछ चालक 90 केल्विन तक अतिचालकता दर्शाते हैं, अतिचालकता दर्शाते हैं। ये तो बात हुई अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं। लेकिन अतिचालक पदार्थ खोज लेने से क्या लाभ है? तो पहला लाभ मैं आपको बता रहा हूं, यह है। दूसरी बात ये कि अतिचालक पदार्थ अतिचालकता की अवस्था में अपने भीतर चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कर लेते हैं। यानी जब अतिचालकता की अवस्था होती है तो पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। ये अतिचालक पदार्थों का गुण है। यह पाया गया कि अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इस प्रभाव को नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट गुण है। और इस प्रभाव को हम मेसनर प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को मेसनर
प्रभाव कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। एक निश्चित ताप पर चालक धातु या मिश्र धातु में अपनी प्रतिरोधकता शून्य कर लेती है, ये अतिचालकता है। और अतिचालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। ये मेसनर प्रभाव अतिचालकता का एक उपयोग। तो अब यदि मैं इसके उपयोग की चर्चा करूं तो उपयोग क्या है? उपयोग है अतिचालक चुंबक बनाने में। अतिचालक चुंबक बनाने। दूसरा उपयोग है दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने में। दक्ष विद्युत जनित्र बनाने में। विद्युत ऊर्जा संचरण। तो ये सुपर जो कंडक्टर हैं या अतिचालक हैं उनके उपयोग के रूप में हम देख सकते। बच्चों ये था आपके अतिचालकता। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप नोट कर लें, एक स्क्रीनशॉट लें बढ़िया सा और उसको बड़ा करके देखते हुए आप नोट करें। यदि आप लैपटॉप पर देख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप पॉज करें वीडियो और वहीं से नोट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप टॉपिक को पढ़ें और पढ़ के उसे नोट करें, लिखें, अपने नोट बनाएं, नहीं तो भूल जाएंगे। ध्यान रखें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है चालकों का या प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। और संयोजन आप जानते हैं कि हमें भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। अब भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोधों को हम प्राप्त कैसे करें? क्या हर मान का प्रतिरोध हम अपने पास उपलब्ध रखें कि जब जो चाहिए वो लगा दिया, या ऐसा करें कि कुछ जोड़ जोड़ के हम प्राप्त करें? तो ये ज्यादा सरल रहेगा कि हम रखें तो कुछ लेकिन उनका संयोजन करके उचित मान का प्रतिरोध प्राप्त कर लें। और इसके लिए हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ेगा। संयोजन किस प्रकार से किया जाएगा? तो संयोजन दो प्रकार से किया जाएगा, एक श्रेणी संयोजन, एक समांतर संयोजन। जानते हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। जब हम संयोजन करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। दो प्रतिरोधों को जोड़ा तो एक तुल्य प्रतिरोध आएगा। अब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, किससे हम तुल्य प्रतिरोध माने? श्रेणी संयोजन में 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 होता है। क्या वास्तव में 4 होता है? क्योंकि तो आपकी गणित कहती है ना कि 2 और 2 4 होता है। लेकिन क्या प्रतिरोधों का संयोजन करने पर 2 और 2 ओम के प्रतिरोध जोड़ने पर 4 ओम होता है? अगर समांतर क्रम में 2 और 2 ओम को जोड़ दोगे तो वो 1 ओम हो जाएगा। तो क्या पता चले कि ये संयोजन करके तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जब प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हम किसे मानेंगे? तुल्य प्रतिरोध वो प्रतिरोध होगा जिस प्रतिरोध को लगाने पर धारा और विभवांतर में परिवर्तन न हो। मतलब ये कि जैसे मैंने एक प्रतिरोध लिया, दूसरा प्रतिरोध लिया, तीसरा लिया और जोड़ा, ठीक है। अब इसमें से मान लो कि 1 एम्पीयर की धारा बह रही है और मान लो कि यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट लगाया। अब इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका मान लो 1 2 3 ओम है। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम होता तो मैं इसको यहाँ से हटाकर एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा दूं। और ऐसा करने पर धारा नहीं बदलनी चाहिए और इसके सिरों पर विभवांतर भी वही रहना चाहिए। तो ये तुल्य प्रतिरोध माना जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 ओम लगा के पूछूं क्या 1 +
2 + 3 श्रेणी संयोजन में 5 ओम होता है तो यहाँ धारा बदल जाएगी, यानी मामला सही नहीं है। चले तो हम देखें श्रेणी संयोजन 2 प्रकार के हैं, एक समांतर संयोजन और एक गर्मी फुल है बच्चों, तो तेज गर्मी है श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन क्या संयोजन है, तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि मान लें कि मेरे पास ये प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध, ठीक है, ये 3 अलग अलग है। चलो ये देखो, एक प्रतिरोध है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। अब जब श्रेणी संयोजन में जोड़ेंगे तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे, दूसरा सिरा कौन सा है मेरा, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम संयोजित करेंगे। इसी प्रकार आगे भी संयोजित करेंगे और इस संयोजन को किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे, स्रोत से जोड़। ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि श्रेणी संयोजन वह संयोजन होता है, वह संयोजन होता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा एक समान तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ये श्रेणी संयोजन की विशेषता है। जैसे मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो मान लेता हूं कि यहां से कुछ धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई I मान की, तो इसमें से भी वही I मान की धारा जाएगी, यहाँ से भी वही प्रवाहित होगी, यहाँ से भी वही प्रवाहित होगी, यानी पूरे लूप में जो श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं धारा समान बनी रहेगी, लेकिन विभवांतर भिन्न होगा। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भिन्न होगा, तो मैं मान लूं V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा, लेकिन तीनों प्रतिरोधों के विभवांतरों का योग लगाए गए बैटरी के या स्रोत के विभवांतर के तुल्य होगा। ये श्रेणी संयोजन की पहचान। तो फिर से समझे, श्रेणी संयोजन क्या है? श्रेणी संयोजन वो संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा एक समान परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, परंतु सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों का योग इस जो लगाया गया विभवांतर है उसके समान होता है। तो चले लिखूं है, माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी संयोजन में है तथा इन पर इस संयोजन पर एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है तथा प्रवाहित धारा I, क्योंकि सभी में धारा समान है, I है, वह प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, क्योंकि भिन्न भिन्न है, यानी क्या अतः विभवांतर भिन्न भिन्न मान लो मैं V1, V2 व V3। ये बात हमें इसके गुणों के आधार पर मान। अब डेरिवेशन को आगे कैसे
को आगे बढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो दोनों में यही करेंगे। जो असमान है, भिन्न भिन्न है, कौन विद्वान वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो मैं लिखूं कि प्रथम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवान कितना V1 और V का मान IR ओम के नियम से। I तो धारा समान ही है और R लिखूंगा R1। इसी प्रकार V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। परंतु हम ये बात जानते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि श्रेणी संयोजन का ये गुणधर्म है। तो मैं तीनों को योग करके लिख दिया। तो V बराबर क्या आया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एंड I is common, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और आप देखें I का मैं ऑप्शन आंसर कर दूं तो ये हो जाएगा V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। अब ये योग आ रहा है। हम एक कल्पना करें। अब मैं ये V अपॉन I क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप देखते ही कहेंगे V अपॉन I तो R होता है। तो कौन सा R, कौन सा पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा ये है, तो ये कौन सा? तो आप कहेंगे सर V तो क्या है, ये टोटल वोल्टेज जो लगाया और I जो है टोटल धारा, तो टोटल प्रतिरोध होगा। लेकिन इसको हम थोड़ा अलग तरह से समझें। यदि तीनों प्रतिरोधों को हटाकर, तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए, ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा समान बनी रहे, तो वह प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। अब ये बात है तुल्य प्रतिरोध की, और इसलिए मैंने कहा ऐसा प्रतिरोध लगा रहे, कैसा लगा रहे, R तुल्य नाम दे देता हूं। और मैं इसको आपको एक चित्र में दर्शाऊं। तो मैंने तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध लगा दिया, बाकी मैंने कोई व्यवस्था चेंज नहीं करी, मैंने बैटरी वही है। और ये प्रतिरोध जो लगाया मैंने R कैसा लगाया बच्चों, तुल्य लगाया। और शर्त ये रखी कि धारा वही बनी रहे, ऐसा प्रतिरोध लगाया। मुझे नहीं पता था कि इसका जोड़ तीनों का कितना आएगा श्रेणी संयोजन में, लेकिन मैंने हिट एंड ट्रायल किया। पहले कुछ लगाया, फिर धारा देखी, कुछ लगाया, धारा देखी, प्रतिरोध बदला, धारा देखी, और मैं वही रुक गया। कहाँ रुक गया, जहां पर मुझे धारा वही मिली। तो मैंने माना कि वही तुल्य प्रतिरोध है। और इस स्थिति में, इस स्थिति में ओम का नियम लगाओ। क्या नियम है, V अपॉन I बराबर R तुल्य। इसको देखे से हमने इन तीनों को हटा के एक लगा दिया, धारा कोई नहीं है। तो V अपॉन I क्या आएगा, R आएगा जो लिखा है ओम का नियम है। तो V अपॉन I मतलब R तुल्य है। तो दिस V अपॉन I मीन्स R तुल्य। तो मैं लिखूं अतः इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं। तो यहां से वापस ले आऊं, समीकरण 1 से R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गए। अब आप सोच लें, यदि n प्रतिरोध हो, यदि n प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में हो
इस प्रकार से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते। अब आप एक बात और विचार नोट कर ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और विचार कि यदि सभी प्रतिरोध समान हो, सभी प्रतिरोध समान हो तो आर मूल्य क्या होगा? आर मूल्य अब सभी समान है, समान कितने हैं? आर 1 2 हटा दिया मैंने, कितनी बार? n प्रतिरोध, तो n बार, तो आप देखेंगे कि ये बनेगा n r तुल्य। यहां से क्या बात समझ में आई? यहां से ये बात समझ में आई हमें कि श्रेणी संयोजन में सदैव प्रतिरोध का मान बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध बढ़ता है संयोजन करने से, और बढ़ के जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी अधिक हो जाता है। तो श्रेणी संयोजन में बढ़ता है तथा यहां तुल्य प्रतिरोध सर्वाधिक से भी अधिक होता है, से भी अधिक होता है। इसका मतलब क्या? यदि मैं मान लूं ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था, तो आप समझ गए हो कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1 + 2 + 3 यानी 6, तो 6 ओम प्राप्त हुआ। और वो सर्वाधिक प्रतिरोध कौन है इनमें से? 3 ओम, तो सर्वाधिक 3 ओम से भी अधिक होता है, क्योंकि कम भी हो सकता है। अगले प्रतिरोध में, अगले संयोजन में हम ये सीखेंगे। तो ये है श्रेणी संयोजन, आप इसको नोट चलते हैं दूसरे पर। बस इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है इंपॉर्टेंट, कि धारा एक समान और विभवांतर भिन्न भिन्न, ठीक है? ये दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अपन समांतर संयोजन, तो दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में जोड़ते कैसे? तो पहली तो बात है इसका योग कैसे, ठीक है? अब देखते हैं। तो समांतर संयोजन में योग करने के लिए इस तरह से मान लें कि ये 3 प्रतिरोध, ठीक है? मान लिया कि ये आपके पास 3 प्रतिरोध, प्रतिरोध कौन कौन से हैं? तो ये है R1, R2 एंड R, और इस संयोजन को आप क्या करोगे? एक स्रोत से जोड़ दोगे, तो हम इसका विश्लेषण आसानी से कर सकेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो V वोल्ट की मैंने वैल्यू निकाली। अब समांतर संयोजन में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? ये प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का, और ये दूसरा सिरा। तो आप देखेंगे कि समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को एक साथ और द्वितीय सिरों को एक साथ जोड़ा जाए। इस प्रकार से समांतर संयोजन करते हैं। अब क्या होगा कि जब यहाँ बैटरी लगाएंगे तो कुछ धारा इसमें से निकलेगी, और मान लेते हैं कि धारा आई निकलेगी। कितनी धारा निकलेगी निर्धारित कौन करेगा? ये तुल्य प्रतिरोध करेगी। तो हमें पता नहीं, मान लिया हमने आई धारा निकलेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ धारा आएगी, ये धारा यहाँ 3 भागों में बटेगी। ये समांतर संयोजन की विशेषता है कि जो शाखाएं समांतर संयोजन में है उन सभी शाखाओं में धारा असमान होगी। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर धारा I1 है, यहाँ धारा I2 है, और इस शाखा में धारा I3 है। तो पहली विशेषता आपने सीखी कि समांतर संयोजन वो संयोजन है जिसमें धारा भिन्न भिन्न, धारा एक समान नहीं, भिन्न भिन्न यानी दो असमान, परंतु विभवांतर
विभवांतर एक समान होता है। ये दोनों में बेसिक परिवर्तन है, अंतर है। तो इस प्रतिरोध में विभवांतर अलग होगा। अंतर संयोजन वह संयोजन है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो असमान होगी लेकिन विभवांतर समान होगा। इस शाखा पर भी विभवांतर भी, इस पे भी, इस पे भी। तो मैं यहाँ लिखूं कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर एक समान बना रहता है, एक समान V बना रहता है, V बना रहता है तथा माना प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I1, I2 व I3 है। अब इसमें प्रवाहित धारा ध्यान रखें, ये तो बेसिक है, धारा भिन्न में विभवांतर समान। अब हम डेरिवेशन को आगे कैसे बढ़ाएं? तो डेरिवेशन को आगे बढ़ाने का हमारे पास दो तरीका है। हमें कोरोना का भी ध्यान रखना है, चीजें भी टच नहीं करनी है, ठीक है। क्या करें कि मुसीबत है, रहने के तरीके बदल गए हैं, हर चीज को जब चाहे छू नहीं सकते, मुंह पे लगा नहीं सकते, पसीना तो आ ही रहा है, गर्मी पड़ रही है। तो बच्चों हम डेरिवेशन को आगे कहां से बढ़ाएं? तो डेरिवेशन को हम वहां से आगे बढ़ाते हैं जो असमान होता है। और असमान कौन है? विभवांतर समान है, धारा असमान है। मैंने यहाँ लिखा ना धारा असमान है, तो आप धारा से आगे बढ़ो। तो लिखते हैं हम कि प्रथम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा I1, I बराबर ओम का नियम याद करें, हुई कौन है? अब देखिए प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर तो समान है V, और R क्या है? R1, I क्या है? I1। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। और परंतु हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जो धारा थी यहाँ जाकर तीन भागों में बटी है, तो होगा क्या? होगा ये कि ये धारा योग के बराबर होगी। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 मान रख दो, तो ये बन गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। बच्चों यहाँ आप देखें V कॉमन है, तो I बराबर V कॉमन ले लिया मैंने, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। और मैं क्या करूं कि इस V का पक्षांतर करूं। तो जब मैं V का पक्षांतर करूंगा तो क्या बात आएगी? तो आएगी ये निकल के आएगी बात, ये आगे काम आ जाएगा I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों ये I/V क्या V/I नहीं है, I/V है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? चलो यहाँ तो I/V लाइन को एक लाइन बना लूं मैं, तो 1/V/I कैन से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मैं फोकस यही करूंगा कि V/I क्या है। आप फिर वही तुरंत कह दोगे क्या कि ये तो R है, ओम का नियम है, तो कौन सा R है? पहला दूसरा तीसरा यही है। V टोटल वोल्टेज है, I टोटल धारा है, R टोटल प्रतिरोध है यानी तुल्य प्रतिरोध है। लेकिन हम इसको इस तरह से सीखेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दो और एक ऐसा प्रतिरोध लगाओ, सत्य एक ऐसा प्रतिरोध लगाओ जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा समान बनी रहे। जो प्रारंभिक जो धारा निकली यहां से निकलने के बाद तो धारा समान बनी रहे, तो वो तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो मैंने तीनों को हटा के एक प्रतिरोध लगा दिया, बाकी की व्यवस्था वही रखी, V और धारा वही निकलनी चाहिए। मैंने बताया
बार बार मैं यहाँ चेंज करूंगा, देखूंगा क्या कि धारा कितनी बह रही है और नोट करूंगा धारा उतनी निकलनी चाहिए जितनी पहले, और जैसे ही मुझे वो धारा मिल जाएगी मैं कहूंगा वही तुल्य प्रतिरोध है। और अब इस स्टेप के लिए इस स्थिति में मैं ओम का नियम लगाऊं। इस स्थिति में ओम के नियम से, इस स्थिति में आप लिखते बढ़े ओम के नियम से लेकिन अब की जो ये तुल्य है इस समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ हम इसको आर तुल्य लिखेंगे। अब आते हैं आगे। तो बच्चों समीकरण एक को मैं वापिस लाऊं, किसको नाम दोगे, इसको समीकरण एक नाम दिया मैंने, और समीकरण एक से मैं कह रहा हूं कि 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये तुल्य प्रतिरोध प्राप्त। ठीक है, अब विचार है कि तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से, उसमें तो सीधे सीधे कहा था कि तुल्य प्रतिरोध पृथक पृथक प्रतिरोधों के सामान्य योग के बराबर है। श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध पृथक पृथक प्रतिरोधों के सामान्य योग के बराबर है, लेकिन क्या समांतर संयोजन में ऐसा है? तो आप देखें समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये परिणामी रिजल्ट हमारे पास निकल के सामने आया। आप नोट करें, पूरा टॉपिक स्क्रीनशॉट लें और नोट करें। तो मैं यहां लिखूंगा कि स्पष्ट है समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का क्या व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। श्रेणी संयोजन में ये लाइन रह गई, तो आप स्वयं लिख लें क्या कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम में सामान्य योग के या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यदि n प्रतिरोध समांतर संयोजन में है, समांतर संयोजन में है, तो 1/r तुल्य को क्या लिख सकते हो, 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 1/rn, ये n प्रतिरोध होने पर है समांतर संयोजन में। अब यदि सभी प्रतिरोध आप सोचे समान हो, आप सोच रहे संयोजन है, तो संयोजन है तो तुल्य प्रतिरोध तो बढ़ेगा ही, ये सोचेंगे ना कि संयोजन है, जोड़ कर रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध योग ही होगा, बढ़ेगा ही। लेकिन इसको हम आगे समझेंगे यहाँ कि यदि सभी प्रतिरोध समान हो, तो समान होने का मतलब क्या होगा कि R1 भी बराबर R2 भी बराबर R3 बराबर बराबर डॉट 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 Rn सब बराबर, किसके बराबर? तो मैंने R नाम दे दिया और किस जगह पे आऊंगा मैं, तो लिखूंगा 1/r तुल्य बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 कितनी बार, n बार। और जब इसको आप ले से पहले के जोड़ोगे तो 1/r तुल्य क्या बनेगा, n/r, क्योंकि n बार है। और पलट के देखोगे
तो R तुल्य बराबर R बाई N बनेगा। यहाँ सीखा बात समझ में, यहाँ से ये समझ में आई कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो किसी एक प्रतिरोध के मान से कम होता है, भाग लग रहा है N का, कम होता है, यानी समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध घटता है। तो जब हमें प्रतिरोधों को कम करना होता है, प्रतिरोधों की वैल्यू को कम करना होता है, धारा बढ़ानी होती है, कम करना होता है, तो हम समांतर संयोजन में जोड़ते हैं, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो हम श्रेणी संयोजन में जोड़ते हैं। तो मैं लिखूं, स्पष्ट है बच्चों, स्पष्ट है समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है तथा न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। सबसे कम मूल्य भी कम होता है। अब मैं फिर कहूं कि अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 2 3 ले लूं, आप इसको, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, 1 2 3 लेके आप इस फॉर्मूले से तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो आप पाएंगे कि जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो तुल्य प्रतिरोध सबसे न्यूनतम कौन सा था, 1 2 3, 1 था न्यूनतम, 1 से भी कम है। तो मैंने यहाँ लिखा तथा न्यूनतम प्रतिरोध से भी इसकी वैल्यू बच्चों कम है। ये है समांतर संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। जब आप डेरिवेशन करोगे तो R तुल्य जो आएगा उसके बाद में आपको इसका व्युत्क्रम करके देखना पड़ेगा। तो ये श्रेणी समांतर संयोजन आपने कक्षा 10th में भी पढ़ रखा है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम पार्ट 6 वीडियो, इसके 6ठा वीडियो था, 2-3 वीडियो और लगेंगे, 1-2 वीडियो न्यूमेरिकल में भी जाएगा। तो आज मैं यहीं तक, अगले क्लास में मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा जहां पर सेल से संबंधित कुछ हम चर्चाएं जारी रखेंगे। पढ़ते रहिए, स्वयं प्रेरित हो, कोई प्रेरित करने नहीं आएगा। समय ऐसा चल रहा है, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा, और प्रेरणा स्वयं अंदर से आती है। स्वयं अंदर से प्रेरणा को जागृत करना पड़ता है और आगे बढ़ना होता है। तो स्वयं प्रेरित हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आनंद लें प्रकृति के अध्ययन का। भौतिक विज्ञान प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति में जो भी घटित हो रहा है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, कारण ढूंढ रहे हैं, नियम तलाश रहे हैं, और यही भौतिक विज्ञान है। सबसे सुंदर विषय प्रकृति का अध्ययन और प्रकृति में सर्वाधिक सुंदर विषय। आनंद ले। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।